डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 2 का चैप्टर 5 जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आते हैं क्वेश्चन आंसर के पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में मेल बैठाएं। इसमें मेल बैठाना है। तो गढ़ किस में जाएगा? गढ़ 84 में जाएगा। टांडा क्या था? टांडा एक काड़वा था। श्रमिक को पाइक कहा जाता था। कुल जो था खेल और शिव सिंह क्या थे? अहोम राज्य संबंधित थे। दुर्गावती गढ़गा संबंधित थी। आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें जो खाली जगह है उसको पूर्ति करना है। वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियाँ कहलाती थी। जो भी जातियाँ पैदा हो रही थी वो भी जातियाँ कहलाती थी। सेकेंड है, डैश अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई कृतियाँ थी। तो अहोम लोगों के द्वारा कौन सी कृतियाँ थी जो लिखे थे? तो उसका नाम था बुरंजी। ठीक, आगे देखते हैं। डैश ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़ में 70,000 गांव थे। तो कौन उल्लेख किया था? अकबरनामा में ऐसा उल्लेख है। आगे है, बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने डैश और डैश को भूमि किसको दिया था? तो मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दिया था। तो इसमें बुरंजी हो गया, उसमें अकबरनामा, इसमें मंदिर और ब्राह्मण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को सही और गलत बताना है। जनजातीय समाज के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। तो इसका आंसर सही होगा। ऐसे यहाँ पे सही लिखेंगे। सही गलत बताना है। तो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। तो ये बिल्कुल गलत है। जनजातीय समुदाय था। गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। नहीं, नगर को मिला के नहीं बनता था। ये गलत है। आगे है, भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। तो ये भी गलत बात है। उत्तर पूर्वी भाग में नहीं रहते थे। सिर्फ पहला सही होगा, दूसरा तीसरा ये तीनों गलत होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर है 4 नंबर पे। खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था? इसका आंसर बुक में दिया है। ऐसे मैंने बच्चे को बोल के कक्षा में लिखवाई हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है। बुक का पेज नंबर भी बता देंगे कहाँ मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 पे हम पहुँच चुके हैं। खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहर के बीच किस तरह का विनिमय होता था? तो जो खानाबदोश चरवाहे थे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध एवं अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी आदि विनिमय करते थे। ये आपका आंसर जो है पेज नंबर 52 में मिल भी जाएगा। इसका आंसर पेज नंबर 52 आपके बुक में मिल जाएगा, उसके 3rd पैराग्राफ में
पेज 52 में खोजिएगा तो मिल जाएगा, आंसर दिया हुआ है। उसके बाद वाला क्वेश्चन आइए समझे। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, अहोम राज्य कैसे संगठित था। 5 का भी आंसर आपकी बुक, सारे क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर का बुक में अच्छे से दिया हुआ है और ये मिल जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है कि अहोम राज्य निम्नलिखित तरीके से संगठित था। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। सबसे पहले तो इसका यही होगा, ये पेज नंबर 58 के फर्स्ट पैराग्राफ में होगा। पेज नंबर 58 में फर्स्ट जो है इसका पैराग्राफ वही है, बुक के पेज नंबर 58 में मिल जाएगा आपको। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था और अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाके में लोगों को स्थानांतरण किया गया था। पाइक आपको पता है, श्रमिक को पाइक कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन का आंसर आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आया। तो देखिए, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आया, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर आपके बुक में दिया हुआ है। ये होगा आपका पेज नंबर 54 पे, पेज 54 के जो इसका थर्ड पैराग्राफ है, इसमें आपका आंसर ये मिलेगा। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी अब, और कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जाति का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और आज मिस्त्री होगा। यहाँ पे देखिए मिस्त्री, बच्चे गलती किए, इन लोगों को मैं बोल के लिखवाती हूँ क्लास में तो गलतियाँ होती हैं। मान्यता दिया गया। अब है वर्णों की बजाय समाज के संगठन का आधार बनी। यह 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाजत हुआ, मतलब कि बढ़ा वो लोग। 11वीं और 12वीं सदी में नए राजपूत गोत्र का ताकत बढ़ा। आगे है, अब एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज का स्वरूप कैसे बदला, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए 7 के आंसर पे चलते हैं। ये भी बुक में दिया हुआ है। पेज नंबर होगा इसका 56 और कुछ 57 से मिला के, क्योंकि हम लोग बड़े वाला क्लास के बचे हुए तो खुद से लिखेंगे। पेज 56 और 57 से कुछ कुछ पॉइंट लेकर के हम लोग इसको लिखे हैं। फर्स्ट में, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज निम्नलिखित प्रकार से बदला। ऐसे पहले लिखेंगे अपनी भाषा में। चरित्र को बदल डाला, मतलब उनका चरित्र ही बदल गया। उनका मूलतः बराबरी आदिवासी समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके, यहाँ पे दमन लिखा है बच्चे, दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्हें चुटियों और कोजहाजों जो थे राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जातियों को भी अधीन कर लिया। अहोम जो था एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया और 1660 आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। इस प्रकार वे शक्तिशाली हुए, उनका रूप बदला। अब है बंजारे जो थे वो अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण थे, तो इसका भी आंसर बड़ी अच्छे से समझाया है पेज नंबर 53 में। पेज नंबर 53 में मिलेगा इसका आंसर कि बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण जो थे व्यापारी खानाबदोश थे। इन्हीं पर अर्थव्यवस्था निर्भर था। कैसे होता रहा है, क्योंकि इनका कारवा, देखिए कारवा हमको लोग को मिलाने के लिए मिला था टांडा से। टांडा कहा जाता था इनके कारवा को। सुल्तान अलाउद्दीन
अध्याय 3 में आप लोग पढ़ें इनके बारे में। बंजारों का ही इस्तेमाल कर नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई करने के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना खदानों के लिए वो ढुलाई का काम करते थे। मतलब कि यहाँ तक भी उन्होंने अनुमान लगाया था कि 1 लाख बैल अनाज ढोता होगा किसी विशाल सेना के। सोचिए 1 लाख बैल। आगे है गोंड लोगों का इतिहास अहोम लोग के इतिहास से कैसे के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोनों के बारे में लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अहोम ज़्यादा शक्तिशाली था गोंड से। अहोम जो था चुटियों और कोच हाजों विवाह गठबंधन के राज्यों के खिलाफ युद्ध छोड़कर अपने शासन का विस्तार किया। ऐसा किया, जबकि गोंड जो था वो राजपूत से प्रभावित था और सत्य और मान्यता हासिल करने के लिए उन्होंने राजपूत के साथ विवाह गठबंधन कर लिया। दोनों में अंतर हो गया। हम लोग मौजूदा जो अभी मौजूदा लिखा गया मौजूदा म्यांमार होगा यहाँ। म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे, जबकि गोंड जो थे ये प्रवासी नहीं थे, यहीं के थे। गोंडरा नेवेगर गोंड जो थे और न ही बेगार पर निर्भर नहीं थे। यहाँ पे लिखिएगा गोंड बेगार पर निर्भर नहीं होता था, इसे लिखेंगे। आगे है अहोम राज्य क्या था, वो बेगार पर निर्भर था, जबकि गोंड बेगार पर निर्भर नहीं थे। गोंड लोग चावल की खेती के नए तरीके अमल में नहीं लाए थे, जबकि अहोम जो था वो ला लिया था। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। कहाँ का, अहोम में। जबकि गोंड समाज असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित था, वर्णों में। गोंड समाज अहोम की तरह विकसित नहीं था। मैंने शुरू से ही बोल रही हूँ कि अहोम समाज एक बहुत ही अत्यंत, यहाँ बिंदी छोड़ दिया, अत्यंत परिष्कृत समाज था, जबकि गोंड समाज अहोम की तरह विकसित नहीं था। और इन्होंने स्थानांतरण खेती का अभ्यास करते, कल्टिंग एंड शिफ्टिंग हम लोग जानते हैं, कर्तन दहन खेती, उसी खेती का ये लोग इस्तेमाल किया था। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मानचित्र पर इस अध्याय में उल्लेखित जनजातियों इलाकों को चिन्हित करना है। कहीं 2 के संबंध में यह चर्चा करें कि क्या उनके जीविकोपार्जन का तरीका अपने अपने इलाकों की भौगोलिक विशेषताओं पर्यावरण के अनुरूप था। तो इसको आप लोग मानचित्र बनाएंगे, बुक में दिया है। भील जो थे 2 जाति का इसमें वर्णन के। भील जो था उपमहाद्वीप के पश्चिमी अच्छे से नहीं लिखा बच्चा भाग में रहते थे, जो जंगलों और उपजाऊ भूमि से भरा था। भील कृषि और शिकार सभी में लगे थे, इसलिए उनका व्यवसाय उसके क्षेत्र भूगोल के अनुकूल है जहाँ वो रहते थे। ही ना पूछ रहा है कि अपने अपने इलाकों के विशेषता पर अनुरूप था, तो सही में जो जहाँ रहे उस हिसाब से वो काम करेगा। अहोम जो थे उत्तर पूर्व में रहते थे। भील कहाँ रहते थे, उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में, और ये उत्तर पूर्व में। क्षेत्र में भारी वर्षा हुई। इस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह के रूप में बहुत पानी था और अहोम लोग चावल के काश्तकार थे, मैंने चावल उगाने का कहा जाता है, इसलिए उनके व्यवसाय उनके क्षेत्र के भूगोल से मिलान हुआ। तो ऐसा है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जनजातीय समूहों के संबंध में मौजूदा सरकारी नीतियों का पता लगाया, उनके बारे में एक बहस का आयोजन करना है। आप खुद से करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर छात्र अपनी कक्षा में स्वयं शिक्षक के मार्गदर्शन में करेंगे। आप अनुसूचित जातियों के लिए सरकार की आरक्षण नीति पर चर्चा कर सकते हैं, जो उन्हें शैक्षिक और सरकारी नौकरियों में निर्धारित संख्या में सुनिश्चित करती हैं। तो इसका चर्चा आप लोग अपनी क्लास में अपने टीचर के मार्गदर्शन में, गाइडेंस में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। उपमहाद्वीप में
वर्तमान खानाबदोश पशुचारी समूहों के बारे में और पता लगाएं। वे कौन कौन से जानवर रखते हैं और प्रायः वे किन इलाकों में जाते रहते हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं आंसर। उपमहाद्वीप के कुछ मुख्य वर्तमान घुमंतू समूह गुज्जर समूह और कश्मीर, गद्दी हिमाचल, भूटिया मोनपा उत्तर पूर्व में, रायकास जो राजस्थान में, बंजारा मध्य प्रदेश में, धनगढ़ जो है महाराष्ट्र में और मालधारी हैं कहाँ के, गुजरात के। ये देहाती भेड़, ऊँट, भैंस आदि रखते हैं। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।